तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद मनीष कश्यप से मिलने के लिए रवि भट्ट जी बिहार से गए थे और उनसे मिलकर के बिहार पुनः वापस आ गए हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि मनीष कश्यप आखिर जेल में कैसे हैं और जेल में जब ये उनसे मिलने के लिए गए थे तो मनीष कश्यप जी से क्या सब बातें हुई थी और मनीष कश्यप अभी टूटे हैं या पहले के ही तरह हैं। रवि भट्ट जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन भाई, बहुत बहुत शुभकामना। अच्छा, मनीष कश्यप जी से आप मिलने के लिए मदुरई सेंट्रल जेल गए थे। मनीष कश्यप से मिलने के बाद क्या लगा आपको? बस यही देखा कि बिहार के हर एक लोग को उनकी तरह होना चाहिए। कि आज जेल में बंद होने के बाद भी बिहार के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में और बिहार के भविष्य के बारे में आज वो सोच रहे हैं। उन्होंने अपने माई बाप का, अपने चैनल का हाल नहीं पूछा, अपने भाई का हाल नहीं पूछा, उन्होंने अपने जो है भतीजा और भतीजी का हाल नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछा कि बिहार के लोग कैसे हैं और बिहार में क्या बदल रहा है, क्या बिगड़ रहा है। फिर मैंने जो बताया, इसके बाद उन्होंने कहा कि रवि भाई, हम सबको मिलकर बिहार बदलना है और सबका योगदान चाहिए बिहार बदलने में, चाहे हम हो या आप हो या कोई भी A to Z कोई भी इंसान हो, सबको बिहार बदलने में सबका योगदान चाहिए। तो खुशी इस बात की है कि मनीष कश्यप जी जेल में रहते हुए भी बिहार के बारे में सोच रहे हैं और बिहार बदलने का सपना वो आज भी देख रहे हैं। और जो लोग कह रहे थे कि टूट गए हैं, उनसे कह देना चाहता हूं कि अभी वो टूटे नहीं है। और टूट जाए ये वो ऐसे चीजों से नहीं बने हैं, मतलब ऐसा उनके अंदर खून मांस नहीं है कि वो टूट जाएं, बल्कि टूटे नहीं है, बिखर गए हैं जरूर, लेकिन बिखरने के बाद और निखार के साथ बिहार के अंदर वो लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप से जब आप मिले तो एक बार भी अपने माँ बाप का चर्चा नहीं किए, बस सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही चर्चा किए? वो नहीं किए। सच बात है कि उन्होंने अपने माँ बाप के नहीं के बारे में नहीं पूछा। किसकी सौगंध खाकर बताऊं कि उन्होंने अपने माँ बाप के बारे में एक बार नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि बिहार को कैसे बदला जाए, इसके ऊपर सोचना है हम लोगों को। माँ बाप का काम था जन्म देना, उन्होंने दे दिया है। अब माँ बाप के बारे में हमें पूछने का अधिकार नहीं है, बल्कि हमें यह बताना है कि हमारी वजह से बदला क्या है। जब हम मरेंगे तो जो लिखा जाएगा कि आखिर माँ बाप ने जन्म दे दिया, तो इसके बाद हमने क्या किया बिहार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए, उसका जवाब देना है। तो हम क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, अब हम माँ बाप के बारे में नहीं पूछेंगे। बस यही कहा कि माँ बाप से हमको फर्क नहीं पड़ता है, माँ बाप दुखी है, इस बात का दुख हमें भी है, लेकिन बिहार को बदलेंगे और बिहार को जब तक बदल नहीं देंगे तब तक जो है छोड़ेंगे नहीं और अंतिम तक बिहार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आप मनीष कश्यप से जिस दिन मिले थे उसी दिन मनीष कश्यप का जेल में वार्ड चेंज किया गया था। आखिर वार्ड क्यों चेंज की गई थी, इस बात की जानकारी मिली थी आपको? इस बात की जानकारी नहीं मिली, कोई कारण बस हो सकता है कि चेंज किया गया हो। लेकिन फिर इसके बाद हमने उनके एडवोकेट से भी मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि जो टैक्स पेयर होते हैं उनको जेल में जो है स्पेशल सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगर आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं तो मनीष कश्यप जी ITR पेयर थे, मतलब इनकम टैक्स पेयर थे, तो टैक्स पेयर थे, तो उनको सुविधा जो है वो दी जाएगी। वो बात उन्होंने जेलर तक पहुंचाई है और मुझे उम्मीद है कि उनको फिर से उसी वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा जिस वार्ड में वो पहले थे और अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप जी 2023 का एडवांस टैक्स जो है वो पे किए थे, ये बात की जानकारी है आपको क्या? नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं है, ये तो आपके माध्यम से पता चल रहा है। अगर उन्होंने किया था तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके भाई के द्वारा बताया गया था कि 2023 में जो कमाई होती उसके हिसाब से एडवांस उन्होंने टैक्स पे कर दिया था पहले ही। अच्छा, हो सकता है अगर ऐसा किया है तो इससे इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं कि वो देश के बारे में कितना सोचते हैं। मतलब जहां लोग टैक्स चुराना चाहते हैं वहां वो टैक्स देकर जो है पहले एडवांस में टैक्स देकर बिहार और देश की प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, जेल में बताया गया था कि उनका खान पान सही नहीं रह रहा है, तो खान पान से भी कोई शिकायत किए थे आपके साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ से 2500-3000 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ 100 किलोमीटर आप चलिएगा तो बोली भाषा, रहना सहना, खाना पीना सब कुछ बदल जाता है, पीने तक का पानी बदल जाता है। तो वो तो 2500 किलोमीटर दूर है, उनके लिए तो काला पानी की ना सजा है। उसके आगे कोई बड़ी जेल नहीं है, हो सकता है उसके बड़े आगे कोई जेल होती तो उनको उस जेल में शायद से डाला जाता। मदुरई सेंट्रल जेल में वहां पर लोग तमिल बोलते हैं, मतलब 90.999% लोग वहां पर तमिल बोलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जेल के अंदर तो वो है, लेकिन काला पानी की सजा काट रहे हैं, क्योंकि वो चाहकर भी किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं और कोई उनसे चाहकर भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों लोग की बोली अलग है। वहां लोग तमिल बोलते हैं, ये हिंदी जानते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस बोली का है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस वहां भोजन का है। यहाँ नॉर्मल दाल चावल चोखा बाटी मिलता है, वहां पर सांभर चावल मिलता है। बताइए जरा कि आप दाल चावल खाने वाले इंसान हैं और आपको 300 दिन सांभर चावल दिया जाए, सांभर रोटी दिया जाए तो कैसा प्रतीत होगा? तो नहीं खा पाएंगे। तो वो 2 महीने से 2.5 महीने से सिर्फ और सिर्फ सांभर चावल खाकर बिता रहे हैं। यानी जो उचित खाना मिलना चाहिए वो भी जेल में नहीं मिल रहा है। वहां के हिसाब से ठीक मिल रहा है, लेकिन इनके हिसाब से ठीक नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर सांभर चावल दिया जाता है, दाल चावल खाने वाले हैं। अब वहां का बोली, खाना पीना, रहना, सबसे बड़ी जो दिक्कत है खाना की और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो बोली की। तो दोनों की समस्या
समस्याओं को वो वहां पर झेल रहे हैं। अच्छा। और वो किसी काला पानी से कम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, एनएसए जो मनीष काश्यप के ऊपर लगा, कहीं ना कहीं ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है, वो पूछने की बात है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सबको पता है कि गलत है, लेकिन मुझे इस देश की न्यायपालिका, कानून, पद्धति और संविधान पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये जो है फाइल जो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि आप हाई कोर्ट में दायर कीजिए, अगर वो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो मुझे पता है कि पहली हियरिंग में वो तमाम चीजें एनएसए सब निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा उनके वकील ने भी बताया कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए जो लगाया गया वो मद्रास हाई कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो पहले ही दिन जो है वो खारिज कर दिया जाएगा एनएसए। अच्छा, एनएसए लगाने के पीछे वजह क्या रहा होगा कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु में रोक करके रखना है या मनीष कश्यप को जेल के अंदर रखना है? ये वजह वही लोग बता पाएंगे जिन लोगों ने एनएसए लगाया है। तो बेहतर यही होगा कि उनसे सवाल किया जाए सोशल मीडिया, ट्विटर और इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों? अगर मजदूरों की बात करना, गरीबों की बात करना गुनाह है तो फिर एनएसए क्यों लगाया गया? मतलब गुनाह है तो सब भाई मजदूर किसान की बात हम भी करते हैं, हमको भी जेल में नेता भी करता है स्टेज पर। तो यही तो दुर्भाग्य है। तो उनसे पूछना ज्यादा बेहतर होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया है और किस लिए लगाया गया? क्या मनीष कश्यप से खौफ था किसी प्रकार का, फिर एनएसए लगाकर उनको इतनी दूर बंद कर दिया गया? ये सवाल है और ये सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं और ये सवाल का जवाब तब मिलेगा जब माननीय कोर्ट इन तमाम विषयों पर संज्ञान लेगा। विपक्ष का कहना है या जो अभी सत्ताधारी दल है हमारे बिहार में, उनका कहना है कि मनीष कश्यप अब बीजेपी का एजेंट था। हाँ। अगर बीजेपी का ही एजेंट में अगर वो पत्रकारिता करते थे तो क्या बीजेपी का एजेंट बनकर पत्रकारिता करना देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है क्या? देखिए, एजेंट की बात छोड़िए, बीजेपी का अगर एजेंट तो बीजेपी को सामने आके अगर हम मान लेते किसी पार्टी का एजेंट थे तो क्या किसी पार्टी का एजेंट बनना राष्ट्रद्रोह है क्या? देखिए, एजेंट की बात छोड़िए, अगर मनीष कश्यप किसी एजेंट की बात करते तो उन्होंने मोदी जी को भी टारगेट किया, उन्होंने नीतीश जी को भी टारगेट किया, उन्होंने तेजस्वी जी को भी टारगेट किया, दिल्ली में जाकर उन्होंने केजरीवाल के लिए भी के खिलाफ भी आवाज बोला, महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए भी लड़ाई के खिलाफ बोला है, एमके स्टालिन के लिए ही बोला है। तो अगर वो किसी पार्टी के होते तो उस पार्टी की चर्चा करते ना। अगर वो बीजेपी के एजेंट होते तो नीतीश को जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, मोदी जी को और अमित शाह के बेटे को वो कभी नहीं कोसते। तो वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और सवाल पूछना जानते थे, अच्छे ईमानदार पत्रकार थे। इसीलिए ये जो लोग कह रहे हैं कि एजेंट हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, मनीष कश्यप ने तो तुमसे, तुम्हारे चाचा और दादा और तुम्हारे जो है अध्यक्षों से भी सवाल पूछा था, तब आपको एजेंटी नहीं दिखी थी। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य यह है कि तमाम लोग उनको राजनीतिक पार्टियों के तौर पर बांट दिए, बल्कि मनीष कश्यप जी किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट नहीं थे, बल्कि वो देश के एजेंट थे, राष्ट्रवाद के एजेंट थे, भारत के एजेंट थे। अच्छा, क्या लगता है कि एनएसए जो उन पर लगी हुई है राजनीति साजिश के तहत और दिन तक बढ़ाकर लगाया जाएगा या बस हियरिंग के समय टूट जाएगी? देखिए, हमको उम्मीद है, हम इस पर कमेंटमेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई अर्थोराइट पर्सन तो है नहीं, कब तक लगेगा कब तक नहीं, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं इस देश की संविधान पर, न्यायपालिका पर, कानून पर और इस जो है न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि जब पहली सुनवाई होगी मद्रास हाई कोर्ट में तो वहां पर उनको राहत मिलेगी। अच्छा, रवि भट्ट के ऊपर भी एफआईआर किया गया था तमिलनाडु और बिहार प्रकरण में, तो क्या रवि भट्ट जी अब डरे हुए हैं या पहले की तरह काम कर रहे हैं? देखिए, डरे होते तो शायद से बिहार में नहीं होते और डरे होते तो शायद से ग्राउंड पर से भाग गए होते। हम रिपोर्टिंग नहीं करते, हमारा रोज वीडियो आ रहा है। मुझे इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा था। मैंने अग्रिम जमानत याचिका के लिए माननीय न्यायालय की शरण में जाकर मैं शरणागत हुआ था और मैंने न्यायालय के सामने बताया कि श्रीमान जी मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं और इसके बाद मुझे न्याय मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय ने मेरी बात को सुना और पहले मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाया और अब मुझे उसने बेल दे दिया। माननीय न्यायालय ने जो है अग्रिम जमानत मेरी दे दी है। तो मुझे इस बात की खुशी है। इसी तरीके से मनीष कश्यप जी भी जल्द जेल से बाहर आएंगे क्योंकि मुझे इस देश के संविधान और कानून और न्यायपालिका पर भरोसा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रवि भट्ट यूपी से आ गया और बिहार में सिर्फ प्रश्न करता, यूपी क्यों नहीं जाता प्रश्न पूछने के लिए? वहां बीजेपी की सरकार है, इसलिए क्या? देखिए, बीजेपी की सरकार यहाँ तो आरजेडी और जेडीयू की भी तो है। तो मनीष कश्यप जी को काला पानी का सजा सरकारें से मतलब नहीं होता। भ्रष्टाचार कहां हो रहा है वहां सवाल दिखाना चाहिए। पुल गिर रहा है जो है बिहार में और इसके बाद हम जाएं वहां चिल्लाएं यूपी में तो अच्छा लगेगा? जब पुल बिहार में गिरेगा तो बिहार की ना बात करेंगे। जब बालासोर ट्रेन हादसे में बिहार का लोग मरेगा तो यूपी में जाकर थोड़ी दिखाएंगे। झारखंड का लोग मरेगा तो झारखंड का नहीं बात करेंगे, बिहार का ही ना बात करेंगे। तो समस्याएं जहां रहेंगी वहां रवि भट्ट रहेंगे, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या झारखंड हो। और कौन कहते हैं कि बिहार में जो है हम काम करते हैं, यूपी में काम नहीं करते? अभी 7 दिन तक हम काम करके आए हैं यूपी में, 10 दिन तक हम काम करके आए हैं यूपी में।
तो कुछ जो लोग हैं वो कुछ लोग नहीं, कुछ विरोधी हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, उस सदैव से हैं और वो त्रेता और द्वापर से ही चले आ रहे हैं टांग खींचने वाले लोग। तो आज तो कलयुग है, तो वैसे चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, अपने तरफ से जो अभी पत्रकारिता कर रहा है, जो नया नया लड़का उभर करके सामने आया, बहुत सारे लड़के हैं जो डर गए जब मनीष काश्यप पर एफआईआर हुई थी, आप पर एफआईआर हुई थी, तो बहुत सारे लोग पत्रकारिता करना छोड़ दिए थे। उनके लिए क्या कहना? डर किस बात का? जब माइक रूपी बंदूक हाथ में लिया है तो डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन रखेंगे जेल में, 2 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, 10 दिन। जब भगत सिंह का पगड़ी आपने बांध लिया है तो भगत सिंह के रास्ते पर चलिए। कोई 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 4 साल आपको जेल में रख सकता है, पूरा जीवन नहीं। इस देश की न्यायपालिका पर सबको भरोसा होना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप न्यायपालिका पर भरोसा रखिए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकारें तो तानाशाही है, आजादी के पहले भी थी और आजादी के बाद भी है। आजादी के पहले अंग्रेजों ने जो है जुल्म ढाया, इसके बाद मुगलों ने जुल्म ढाया और अब इन तानाशाही सरकारों ने जुल्म ढाना शुरू किया है। तो सरकारों का काम है जुल्म ढाना, लेकिन सब लोग अगर डर के बैठ जाएंगे घर में छिपके तो फिर ये जुल्म ढा ढाकर तुम लोगों को फिर से गुलाम बना लेंगे। तो गुलाम होने से पहले अपनी आजादी के हक को समझिए और आजादी की लड़ाई समझिए। फिर से हम लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, नहीं तो आज आपको दबाया गया, कल आपके बाप दादा, बेटा बेटी, आने वाले पुश्तों को दबा दिया जाएगा। तो सबको लड़ने की जरूरत है, आज नहीं कल तो लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, बेगूसराय के एक पत्रकार है संतोष राय जी, जिनको विधायक जी के खिलाफ बोलने पर जेल में डाल दिया गया साजिश के तहत, उनके लिए अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई गई? हम नहीं थे और बहुत जल्द हम जो है बेगूसराय जाकर उनकी आवाज उठाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि हम तमिलनाडु गए हुए थे, जब से वो जेल में हैं और तब से हम तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। हम लगभग 15 दिन बाद वापस आए हैं बिहार और मैं जाकर बेगूसराय के पत्रकार, क्रांतिकारी पत्रकार संतोष जी के लिए मैं आवाज उठाऊंगा और उनके लिए जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भट्ट जी, अपना बहुमूल्य समय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको। बाकी आप लोग देख रहे थे टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट जी, जो मनीष काश्यप जी से मिलने के लिए गए थे। उनसे आने के बाद, वहां से आने के बाद हमने 2-4 प्रश्न किया। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।